नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इतिहासकार इस्लाम शाह को किस दृष्टि से देखते हैं। इस्लाम शाह यानी जो शेर शाह सूर का उत्तराधिकारी था, और इतिहासकारों ने उसके बारे में क्या क्या शब्द कहे, ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोग को बताई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग का जो प्यार, जो सहयोग मुझे मिल रहा है, उसके लिए आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं बताऊंगा इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी के बारे में, जो उसका पुत्र फिरोज खां था, और किस प्रकार से उसकी हत्या की जाती है, और कैसे अब जो है ये अफगान शासन डगमगा उठता है, उसकी सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी के बारे में कि क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि इस्लाम शाह की जो मृत्यु हो जाती है 1553 में, तो उसकी मृत्यु के बाद यानी कि 1553 ईस्वी में उसका एक पुत्र होता है जिसकी उम्र होती है 12 साल, और इस पुत्र का नाम होता है फिरोज खां। ये 12 वर्षीय पुत्र फिरोज खां अब सुल्तान बनता है, यानी गद्दी पर बैठता है इस्लाम शाह के बाद। इसकी जो आयु होती है, जैसे मैंने बताया, 12 साल होती है, तो कोई ज़्यादा आयु इसकी नहीं होती है। लेकिन अब मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो इसका इस्लाम शाह का साला था मुबारिज खां, जिसको उसने जिंदा छोड़ दिया था अपनी पत्नी के कहने पर, अब वही जो मुबारिज खां यानी इस 12 वर्षीय पुत्र फिरोज खां का जो मामा है, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो हिलोरे ले रही थी, और इसने इस गद्दी की दौड़ भाग में अंधा होकर अपने ही भांजे यानी फिरोज खां की हत्या कर दी। तो मतलब समझ में आया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गद्दी के चक्कर में यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, और एक तरीके से मैं तो कहूँगा कि इस्लाम शाह की वो सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने इस साले, जो कि पहले भी उसके खिलाफ विद्रोह कर चुका था, उसकी हत्या उसने नहीं कराई और उसको जिंदा छोड़ दिया। अब उसी मुबारिज खां यानी इस्लाम शाह के साले ने अपने भांजे की हत्या कर दी गद्दी के चक्कर में। तो इस प्रकार से जो है इस्लाम शाह को पहले से, चूंकि उस पर संदेह था मुबारिज खां पर, किंतु उसने अपनी पत्नी की जो इच्छा थी उसको अनादर नहीं किया और इसको जिंदा रखा, और इसी मुबारिज खां ने अब जो है इस्लाम शाह के इस वंशज यानी उसके उत्तराधिकारी का अंत कर दिया। तो इस प्रकार से अब मुबारिज खां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण की। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनने लायक है कि मुबारिज खां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण की, किंतु अपनी अयोग्यता एवं दुराचार के कारण वह अदाली अर्थात मूर्ख के नाम से कुख्यात हुआ। बड़े ध्यान से ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने हेमू नामक एक बनिया को प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया, और खुद जो है वो आमोद प्रमोद और अय्याशियों में डूब गया। तो इस प्रकार से ये जो हेमू था, हेमू ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन व्यवस्था का संचालन आरंभ किया, किंतु वह विघटनकारी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित न कर सका। ठीक है, ये बात ध्यान से आप लोग समझना। तो चूंकि वो विघटनकारी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था, इसीलिए शीघ्र ही सर्वत्र असंतोष व्याप्त हो गया, यानी हर जगह जो है असंतोष अब फैल गया था तथा विद्रोह होने लगे थे। सर्वप्रथम जो विद्रोह किया वो किया ताज खां ने। ताज खां का जो विद्रोह था वो सबसे पहला विद्रोह था, और विद्रोह का समाचार प्राप्त होते ही सुल्तान ने विद्रोही का दमन करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान किया। अब जैसे ही मुबारिज खां पूर्व की ओर प्रस्थान करता है इस विद्रोह का दमन करने के लिए, तो इस उपयुक्त अवसर को देखकर, यानी उसकी गैरहाजिर जब हो जाती है, तो इस उपयुक्त अवसर को देखकर इस सुल्तान के चचेरे भाई इब्राहिम खां ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कहने की जो बात है वो ये है कि भाई, ये जो मुबारिज खां है, जब ये विद्रोह का दमन करने के लिए पूर्व की ओर जाता है, तो उसकी गैरहाजिरी में एक उपयुक्त अवसर उसको मिल जाता है इब्राहिम खां को, जो कि इसका चचेरा भाई होता है,
और वो विद्रोह कर देता है और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। इसके पश्चात इब्राहिम ने आगरा पर भी अधिकार स्थापित करने के लिए प्रस्थान किया। जब आदिल शाह को इसकी सूचना मिली तो वह चुनार चला गया और पूर्वी प्रदेशों के शासन से ही संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो भाई जैसा इसने किया यानी मुबारिज खां ने किया, उसके साथ भी वैसा ही उसके रिश्तेदार यानी उसके चचेरे भाई इब्राहिम खां ने किया। तो इस तरीके से आप देखिए कि भाई दिल्ली पर और आगरा पर जो है इब्राहिम खां का अधिकार हो जाता है और ये जो आदिल शाह होता है यानी मुबारिज खां, ये मुबारिज खां ही जो है खुद को आदिल शाह की उपाधि से उसने सुशोभित किया था। तो अभी आदिल शाह जो है अपने पूर्वी प्रदेशों से ही संतुष्ट हो गया था, क्योंकि वो एक तरीके से इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उसके अंदर जो है शासक की प्रतिभा थी ही नहीं। उसने तो केवल अपनी बहन के पति के द्वारा स्थापित शासन को हथिया लिया था और अगर उसमें योग्यता होती तो वो जो है इस इब्राहिम खां को कुचलता, और योग्यता उसमें थी नहीं, इसीलिए वो वहीं संतुष्ट हो गया जो उसको मिल गया। तो दोस्तों ये था इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी यानी उसके पुत्र जो फिरोज खां था, उसकी हत्या जो उसके मामा के द्वारा की गई और आगे की जो इसमें विद्रोह हुए उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद आपका।